हरिओम। चलिए शुरुआत करते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षक यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इसमें हम आज बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण और दोषों की। हम ये बात करेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष क्या रहे हैं और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है। तो इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न 2011 में बीएड की परीक्षा में 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है, ये बताना है। या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य गुणों को लिखिए। तो हम बात करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली यानी कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली संसार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी और यह वैदिक शिक्षा प्रणाली से भी श्रेष्ठ थी। परंतु यह मानना है कि वह शिक्षा प्रणाली आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय थी। प्राचीनता के प्रति मोह ही कहा जाएगा। अगर हम कहते हैं कि जितनी ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो पहले थी श्रेष्ठ मानी जाती थी, तो क्या वो उतनी ही आज भी श्रेष्ठ है? तो ये प्राचीनता के प्रति मोह कहा जाएगा। अतः यहाँ वर्तमान के संदर्भ में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन निम्नवत है। पहले बात करते हैं गुणों की। गुण। यदि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अपने देश भारत की वर्तमान परिस्थिति और भविष्य की आकांक्षाओं और संभावनाओं के आधार पर करें तो उसमें अग्रलिखित गुण स्पष्ट होंगे और आज इन गुणों को हम अपनी शिक्षा प्रणाली में आज भी अपनाना चाहिए। कौन कौन से गुण हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आज भी अपनाने चाहिए? पहली बात, उस समय क्या थी? केंद्रीय प्रशासन। तो वैदिक काल में शिक्षा गुरुओं के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। बौद्ध काल में यह संघों के केंद्रीय नियंत्रण में हो गई और इससे शिक्षा के स्वरूप में एक रूपता आई और उसका प्रशासन सुचारू रूप से हुआ। शिक्षा को उचित स्वरूप और गति देने के लिए उस पर केंद्रीय नियंत्रण, केंद्र सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। दूसरी बात, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं उच्च शिक्षा सशुल्क। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उस समय भी निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाति और धर्म के आधार पर जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वे योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर ही दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सभी स्तर की सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। सभी स्तर की और सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों की और उच्च स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध मठों एवं विहारों में शुरू किया गया था और आज की दृष्टि से इस शिक्षा प्रणाली का तीसरा सबसे बड़ा गुण है। फिर है सभी को शिक्षा के समान अवसर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्ण के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्ण के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। आज हम इसकी आवश्यकता तो समझते हैं और साथ ही सबको शिक्षा के समान अवसर भी सुलभ कराना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। यूं बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विकसित हुई थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विकसित हुई थी। उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु इसके साथ साथ इसके उद्देश्य अति व्यापक थे। मनुष्य की ज्ञान वृद्धि की जाती थी और उन्हें समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था। उन्हें संस्कृति को जीवित रखने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनका चारित्रिक निर्माण किया जाता था और साथ ही उन्हें कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती थी। आज की परिस्थितियों में भी शिक्षा के ये सब उद्देश्य होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, शिक्षा के विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण। शिक्षा की विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक और उच्च दोनों की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी। उच्च स्तर के छात्रों को विशिष्टीकरण की सुविधा थी। छात्र धर्म, दर्शन,
कला कौशल, व्यवसाय और राजनीति आदि की विशिष्टता प्राप्त करते थे और इसी प्रणाली में चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा की उचित शिक्षा की व्यवस्था भी थी। देश विदेश से छात्र इन शिक्षा केंद्रों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आज की परिस्थितियां भी सामान्य ज्ञान सबके लिए और विशिष्ट ज्ञान योग्यता और क्षमता अनुसार दिए जाने पर बल देता है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं वे भी, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें कि सामान्य ज्ञान सबके लिए होना चाहिए, और जो विशिष्ट ज्ञान है या स्पेशल एजुकेशन है वो जैसी योग्यता है, जैसी क्षमता है उसके अनुसार देना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, शिक्षा की मौलिक विधियों में सुधार और स्वाध्याय विधि का विकास। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विकास के साथ शिक्षण की मौखिक विधियों में भी सुधार किया गया और उनमें छात्रों की भागीदारी को महत्व दिया गया था। इस काल में अनेक ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई और उन्हें पुस्तकालयों में स्थान दिया गया। आज तो यह भी बात स्वीकार करते हैं कि पुस्तकालय शिक्षकों के पूरक होते हैं और इस क्षेत्र में हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं। पॉइंट नंबर 8, शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम शिष्ट भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? शिष्ट भाषा संस्कृत थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय की लोक भाषा पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। कौन सी भाषा थी लोक भाषा? पाली भाषा। और आज की भारतीय परिस्थितियों में हम मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की बात इसी आधार पर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य दोनों संघों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। ये एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे। गुरु शिष्य के आचरण पर और शिष्य गुरु के आचरण पर दृष्टि रखता था। भूल हो जाने पर आम सभा में भूल स्वीकार कर ली जाती थी। आज की परिस्थितियों में हम कठोर नियमों की वकालत तो नहीं करते, पर साधारण नियमों की वकालत अवश्य करते हैं और इसके पालन की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। अगर स्पीड कम लग रही है तो आप इसकी 1.5 स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हो। गुरु और शिष्यों के बीच में पवित्र और मधुर संबंध। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधार बौद्ध धर्म था, जिसमें मानव मात्र के कल्याण समेत करुणा और दया भाव की बात थी, और इसी कारण बौद्ध शिक्षा केंद्रों में गुरु और शिष्य के बीच में पवित्र और मधुर संबंध था। आज वैसे गुरु और शिष्य की कल्पना तो नहीं की जा सकती, पर इतना अवश्य समझा जा सकता है कि गुरु शिष्य के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें और शिष्य उनका आदर करें। पॉइंट नंबर 11, सुसंगठित शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो अपने देश में विद्यालय शिक्षा और कक्षा शिक्षण का शुभारंभ बौद्ध शिक्षा प्रणाली से हुआ था। उस काल में मठ और विहार आज के विद्यालय के रूप में विकसित थे और उनमें एक स्तर के छात्रों को बड़े बड़े कक्षों में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता था, और ये आज के विश्वविद्यालयों से किसी भी बात में कम नहीं थे। पॉइंट नंबर 12, शिक्षण केंद्रों की संस्कार प्रधान जीवन पद्धति। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जब बच्चे का मठ अथवा विहार में प्रथम बार प्रवेश होता था तब प्रव्रज्य संस्कार होता था। बच्चा श्रवण का रूप धारण करता था और शरणत्रयी का उच्चारण करता था और 10 नियमों का पालन करने का वचन देता था। तब उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश मिलता था। प्रारंभ में पड़े ये संस्कार बच्चों को उच्च जीवन जीने की ओर अग्रसर रखते थे। पॉइंट नंबर 13, स्त्रियों के लिए समान शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उस समय उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार के साथ साथ समान सुविधा प्रदान करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 14,
कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा का उत्तम प्रबंध। कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा का उत्तम प्रबंध। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला कौशल, व्यवसाय और भवन निर्माण विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यही कारण है कि उस काल में इन सब क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। आज इस क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रवेश हो चुका है और भारत सहित सभी देशों में इसकी शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। पॉइंट नंबर 15, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से मानववादी शिक्षा पर बल। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा में मानवतावादी शिक्षा पर बल। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में करुणा व दया प्रधान बौद्ध धर्म की शिक्षा पर बल दिया जाता था और मानव मात्र के कल्याण की शिक्षा दी जाती थी। इसे आज की भाषा में मानवतावादी दर्शन कहते हैं। आज धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय की नहीं अपितु मानव मात्र कल्याण के लिए आवश्यक करणीय कर्मों की शिक्षा आवश्यक है, या इसकी शिक्षा की आवश्यकता है। अब दोष की बात करेंगे। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य दोष क्या रहे हैं? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ गुण ही गुण थे, दोष भी थे। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली थी। यदि हम उसे आज अपनी परिस्थितियों के आधार पर देखें और उसमें अनेक दोष हैं और इन दोषों को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से दोष थे जो आज की स्थिति को हम देखते हैं? पहला है आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। तो ये बौद्ध शिक्षा का पहला दोष था। बौद्ध शिक्षा का पहला दोष आय के अनिश्चित स्रोत, आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था, और भिक्षाटन और भिक्षा मांगना, ये दोष था। दूसरी बात, शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रबंध बौद्ध संघों के हाथों में था और इन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, परंतु यह राज्यों पर निर्भर करता था कि वे इन्हें कितनी आर्थिक सहायता दे। भोजन आदि की व्यवस्था भिक्षा के द्वारा होती थी। यही कारण है कि उस काल में शिक्षा सर्वसुलभ नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन। शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मूल रूप से शिक्षा 3 स्तरों, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा, इन 3 प्रकार की शिक्षा में विभक्त थी। उच्च शिक्षा के बाद भिक्षु की शिक्षा का विधान तो केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही था और 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो थी वो 6 वर्ष की थी। तो 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद एकदम 8 वर्ष की उच्च शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, यानी कि तीसरा दोष क्या था? शिक्षा के उद्देश्य में संतुलन का अभाव। शिक्षा के उद्देश्यों में संतुलन का अभाव। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे। शिक्षा के द्वारा बच्चों के ज्ञान में विकास किया जाता था, उनका चरित्र निर्माण किया जाता था और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु सबसे अधिक बल धार्मिकता के विकास पर दिया जाता था। आज अधिकतर देशों में भौतिक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, बालोचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं। यानी कि जो बच्चों के लिए, जो शिशुओं के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग उनके लिए आवश्यक है, वो उस टाइम पे बालोचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं होता था। तो बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षक बहुत परिश्रम के साथ में शिक्षण कार्य करते थे। शिक्षक तो कार्य करते थे और उच्च स्तर पर दृष्टांत आदि के प्रयोग के विषय में सामग्री को स्पष्ट करते थे, परंतु उन्होंने केवल अनुकरण विधि को ही अपनाया और रटने पर अधिक बल दिया। यानी कि जो उन्होंने कहा बच्चों ने उसका अनुकरण किया और जो उन्होंने पढ़ाया बच्चों ने उसे रट लिया। आज भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों को उनके मनोविज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो आज हम बच्चों को अलग अलग विधियों के द्वारा बच्चों को समझा करके पढ़ते हैं, उनको रटने पर बल नहीं देते हैं। पॉइंट नंबर 5, पांचवा दोष क्या था? कठोर अनुशासन था। कठोर अनुशासन। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवज्य संस्कार में स्वीकार किए गए 10 नियम
जो बौद्ध मठों और विहारों के नियमों का पालन करने को ही अनुशासन माना जाता था। यानी कि जो प्रवज्य संस्कार किया जाता था और जो 10 नियम बताए जाते थे, तो बौद्ध मठों में और विहारों में उन नियमों का पालन प्रत्येक बच्चे को करना पड़ता था, परंतु बाल, किशोर और युवा मनोवैज्ञानिक के प्रतिकूल थे। ये जो नियम थे वो बालक के, किशोरों के और युवा मनोविज्ञान के प्रतिकूल थे। आज बच्चों को ऐसे कठोर नियमों में जकड़कर रखना उचित नहीं समझा जाता। पॉइंट नंबर 6, यानी कि छठा दोष क्या था? शिक्षण केंद्रों की कठोर जीवन पद्धति। जो शिक्षण केंद्र थे उनकी कठोर जीवन पद्धति थी। तो बौद्ध मठ एवं विहारों में गुरु एवं शिष्य दोनों को प्राय सूर्य निकलने से पहले उठना होता था। आज तो 8-8, 9-9 बजे तक सोते रहते हैं। तो बौद्ध मठों एवं विहारों में गुरु और शिष्य दोनों को ही सूर्य निकलने से पहले उठना होता था और उन्हें प्रातः से शाम तक विभिन्न कार्यों के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन में भी व्यस्त रहना पड़ता था। यानी कि सुबह से लगे और शाम तक अध्ययन और अध्यापन में ही व्यस्त रहते थे और किसी भी प्रकार के आमोद प्रमोद से दूर रहना होता था। आज शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकें। सातवां दोष क्या था? स्त्री शिक्षा में ह्रास। ये बौद्ध शिक्षा का दोष था कि स्त्री शिक्षा में ह्रास हुआ। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु उन्हें भी पुरुषों की भांति श्रमण जीवन के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यानी कि जो नियम पुरुषों के लिए बनाए गए थे वही स्त्रियों के लिए भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार से उन कठोर नियमों का पालन स्त्रियों को भी करना होता था। बौद्ध मठों एवं विहारों में नियमानुसार जीवन जीना होता था। परिणामतः इस युग में स्त्री शिक्षा में ह्रास होना शुरू हो गया था। आठवां दोष था सैनिक शिक्षा का अभाव। तो बौद्ध अहिंसा के पुजारी थे। वे युद्धों को अनावश्यक समझते थे। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने अपने कुछ शिक्षा केंद्रों में ही सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। और आज शांति का दूत भारत भी इस रक्षा के लिए सैनिक शिक्षा को आवश्यक मानता है। नौवां दोष, तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के नाम पर बौद्ध धर्म की शिक्षा। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के नाम पर बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और श्रमणों के लिए इस धर्म के अनुसार आचरण करना अनिवार्य था। इसमें दो हानियां हुई। पहली यह कि अन्य धर्मावलंबियों ने इन संस्थानों में प्रवेश नहीं लिया और दूसरी बात यह है कि इन शिक्षण संस्थानों का विरोध शुरू हो गया और आज अधिकतर देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का हामी है। यानी कि लोकतंत्र किसको मानता है? स्वतंत्रता को मानता है, समानता को मानता है और भ्रातृत्व को मानता है। वह किसी पर भी किसी भी धर्म को जबरन थोपने का प्रबल विरोधी है। मुसलमान शासकों ने बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्रों तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करवा दिया था और शेष केंद्र उस समय अपने काल में स्वयं नष्ट हो गए थे, स्वयं समाप्त हो गए थे। यानी कि मुसलमान शासकों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र के जो मुख्य केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इन सब को नष्ट करवा दिया था और जो शेष केंद्र बचे हुए थे वो उस समय अपने आप समाप्त हो गए थे। परंतु यह शिक्षा प्रणाली अपने कुछ पद चिन्ह अवश्य छोड़ गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली थी। परंतु आज भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं संभावनाओं की दृष्टि से उसके कुछ ग्रह्य तत्व और कुछ तत्व त्याज्य हैं। हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ग्रहणीय तत्वों को ग्रहण करना चाहिए और अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की ओर अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। यानी कि जो भी उस शिक्षा प्रणाली से हम आवश्यक तत्व समझते हैं उसको आज की शिक्षा प्रणाली में हमें अपना लेना चाहिए। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का योगदान क्या है। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम।
हमारे देश में सबसे पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। सबसे पहले कौन सी शिक्षा प्रणाली आई थी? वैदिक शिक्षा प्रणाली। और वह हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर थी। उसके बाद में देश में बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और यह शिक्षा प्रणाली कुछ अर्थों में वैदिक शिक्षा प्रणाली के समान थी। यानी कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी और वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, दोनों में कुछ समानता थी, कुछ अर्थों में असमान भी थी। और यह शिक्षा प्रणाली मुस्लिम काल यह जो शिक्षा प्रणाली थी वह मुस्लिम काल में ही समाप्त हो गई थी, परंतु यह अपने कुछ अनुकरणीय पद चिन्ह अवश्य छोड़ गई थी, और उन्हीं को हम आधुनिक शिक्षा के विकास में उनका योगदान समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे या पहले पॉइंट को समझेंगे। भाई, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली के योगदान में पहला पॉइंट है कि शिक्षा के केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। शिक्षा के केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत, यानी कि सेंटर में, केंद्र में नियंत्रण होना चाहिए। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रशासन गुरुओं के व्यक्तिगत हाथों में था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रशासन गुरुओं के व्यक्तिगत हाथों में था, और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यह बौद्ध संघों के केंद्रीय नियंत्रण में था। प्रारंभ में यह राज्यों के नियंत्रण से मुक्त थी। किससे? राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, परंतु इसमें केंद्रीय नियंत्रण का शुभारंभ हो गया था, और आज यह राज्य के केंद्रीय नियंत्रण में है, और इसे हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन मानते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था, और आज वह पूर्ण रूप से राज्य का उत्तरदायित्व हो गई है। इसे भी हम बौद्ध शिक्षा की ही देन माना जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजन, यानी कि विभिन्न लेवल में विभाजन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में विभाजन। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के 2 ही स्तरों में बांटा गया था, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तो बौद्ध प्रणाली में इसे 3 स्तरों में बांटा गया था, यानी कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में केवल 2 स्तर थे, जिसमें प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर था, जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इसको 3 स्तर में बांटा गया था। कौन कौन से स्तर थे? प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा। कौन कौन से थे? प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा। और इस नींव पर अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों के को विभाजित कर दिया गया है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो उसमें प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा है। तो ये अनेक लेवल हो गए, अनेक स्तरों में अब विभाजित कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का स्वरूप समयानुकूल, यानी कि जैसा समय रहा वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य रहे। तो शिक्षा के उद्देश्यों का स्वरूप समयानुकूल। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए गए थे, वही उद्देश्य बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी निश्चित किए गए थे। अंतर बस इतना हुआ कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला, कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाने लगा था, और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इनकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। यह देन बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षा की अति विस्तृत पाठ्यचर्या और अति बारीक विशिष्टीकरण। शिक्षा की अति विस्तृत पाठ्यचर्या और अति बारीक विशिष्टीकरण। यूं तो प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यचर्या और उच्च स्तर पर विशिष्ट पाठ्यचर्या के निर्माण की नींव वैदिक शिक्षा प्रणाली में ही रख दी गई थी। क्यों? कौन सी शिक्षा प्रणाली में? वैदिक शिक्षा प्रणाली में। परंतु बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी इसे और अधिक बारीकी से देखा और समझा गया, और उच्च स्तर पर अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किए गए। बहुत सारे विशिष्ट पाठ्यक्रम, यानी कि स्पेशल एजुकेशन शुरू की गई, और इस प्रकार से इसकी नींव तो वैदिक प्रणाली में ही रख दी गई थी, परंतु इसका विकास बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा, शिक्षण और स्वाध्याय का शुभारंभ। शिक्षा, शिक्षण और स्वाध्याय का शुभारंभ। तो शिक्षण के इस क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को पहली देन है, और यह उसने लोक भाषा कौन सी थी? पाली को शिक्षा का माध्यम बनाया, और आज उसी के आधार पर मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। दूसरी देन यह है कि उसने कक्षा, यानी कि सामूहिक शिक्षण का शुभारंभ किया। जो कक्षा हम बनाते हैं कि भाई एक क्लास के बच्चे एक जगह होंगे, सामूहिकरण का शुभारंभ किया। और तीसरी देन यह है कि स्वाध्याय विधि, यानी कि सेल्फ स्टडी का भी विकास किया गया। और स्वाध्याय की विधि के लिए पुस्तकालयों का निर्माण सबसे पहले
बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही शुरू किया गया था। आज पुस्तकालयों को शिक्षकों का पूरक कहा जाता है, शिक्षकों का पूरक माना जाता है। पॉइंट नंबर 6, गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंधों की निरंतरता। तो गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंधों की निरंतरता। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों बौद्ध संघों में अनुशासन में रहते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते थे। गुरु शिष्य के प्रति समर्पित थे और शिष्य गुरुओं के प्रति। हमारे देश में इस समय शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच इतने अच्छे संबंध नहीं हैं, परंतु हम उनसे यह अपेक्षा अवश्य करते हैं। पॉइंट नंबर 7, विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ। तो विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में एवं विहारों में की गई थी। भाई विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? बौद्ध मठों में और विहारों में की गई थी। यह विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ था और इन मठों और विहारों में बड़े बड़े शिक्षण कक्ष होते थे और छात्र एक साथ बैठ करके यानी कि समूह में बैठ करके पढ़ते थे और इस प्रकार से प्रणाली कक्षा शिक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की यह आधारभूत देन है, यानी कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी ऐसे ही कक्षा में समूह में बैठ करके पढ़ते थे जैसे हम आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, जन शिक्षा की शुरुआत। तो बौद्धों ने सभी वर्णों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। ऐसा नहीं था कि भाई ये इस वर्ण का बच्चा है इसको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्ण के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठ और विहारों में की गई थी। यह जन शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम था, जन शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम था और आज अधिकार के साथ साथ सुविधा प्रदान करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 9, स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति की शुरुआत इस प्रणाली में कर दी गई थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा इस प्रणाली की बड़ी देन है। तो स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत इस प्रणाली में कर दी गई थी और आधुनिक भारतीय शिक्षा इस प्रणाली की बड़ी देन है। पॉइंट नंबर 10, कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल। कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर बल। तो बौद्धों ने सभी कला कौशलों और व्यवसायों को सम्मान की दृष्टि से देखा और अपनी शिक्षा प्रणाली में इन सब की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था है, यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन मानी जाती है। तो जो कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया उन्होंने बौद्ध शिक्षा में, तो बौद्धों ने सभी कला कौशल और व्यवसायों को समान दृष्टि से देखा, मतलब सब कला कौशल और व्यवसाय उनके हिसाब से समान दृष्टि में थे और अपनी शिक्षा प्रणाली में इन सब की शिक्षा को की समुचित व्यवस्था उन्होंने की। और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था है कि यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन मानी जाती है। पॉइंट नंबर 11, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की निरंतरता, यानी कि धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा की निरंतरता। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो अब हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो पढ़ाई करते हैं उसके अनुसार किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। नैतिकता की शिक्षा को अनिवार्य अवश्य किया गया है, नैतिकता होनी अवश्य है। बच्चे में नैतिकता नहीं होगी तो वो कैसे नैतिक होगा, कैसे नैतिक कार्य करेगा। लेकिन यह नैतिकता किसी धर्म विशेष पर आधारित न होकर के मानवीय मूल्यों पर ही आधारित है। पॉइंट नंबर 12, कटु अनुभवों से सीख, यानी कि जो पिछले कड़वे अनुभव रहे, कटु अनुभव रहे, उनसे क्या सीख मिली। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा का परोक्ष योगदान माना जाता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार और यही इसकी पाठ्यचर्या का मुख्य और अनिवार्य विषय था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कठोर अनुशासन व्यवस्था के दुष्परिणामों से हमें यह लाभ उठाया है कि आज हम छात्रों से न अति संयम बरतने की अपेक्षा करते हैं और न ही कुछ भी करने की स्वतंत्रता देते हैं। यानी कि हम ये नहीं चाहते कि भाई बच्चा जो है अति संयमी रहे और न ही ये चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। तो इस प्रकार से अन्य दोषों से भी हमें सीख ली है।
यानी कि जो उस समय उन्होंने उनकी शिक्षा प्रणाली थी तो उससे भी हमें सीख ली है। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में ही रख दी गई थी। कहाँ पर रख दी गई थी? वैदिक शिक्षा प्रणाली में रख दी गई थी, परंतु उसका पूर्ण ढांचा यानी कि केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षण और बहु शिक्षक प्रणाली, ये सब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तैयार किया गया था। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।